तो पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि बू फेंग 9 नीडल सोल रिस्टोरेशन मेथड का यूज कर रहा था, जहां उस मेथड को यूज करते हुए बू फेंग को पता लगता है कि मिस्टर ही की बॉडी में एक इविल एंटिटी मौजूद है और ऐसे ही इविल ब्लैक एनर्जीज उसने काफी सारे लोगों के अंदर देखी है। पर वो इस मेथड की हेल्प से फाइनली मिस्टर ही को ठीक कर देता है, जिससे वहाँ मौजूद सभी लोग काफी ज्यादा सरप्राइज रह गए थे। मिस्टर गाओ को तो माफी नामा भी लिखना पड़ता है। वहीं मिस्टर ही के साथ साथ अब शुआंग शुआंग को भी यकीन हो गया था कि हमारा बू फेंग कितना अच्छा डॉक्टर है। इस एपिसोड की स्टार्टिंग में दिखाते हैं कि मिस्टर ही शुआंग शुआंग से पूछ रहे थे, जब मैं कोमा में था तब मैंने सुना था कि तुम मिस्टर बू फेंग को मेरा इलाज करने नहीं दे रही थी। क्या तुम नहीं चाहती थी शुआंग शुआंग कि मैं जल्दी से रिकवर हो जाऊं? अपनी ग्रैंडपा की बात पर शुआंग शुआंग थोड़ा सा नर्वस होते हुए कहती है कि नहीं ग्रैंडपा, ऐसी बात नहीं है। असल में मुझे बू फेंग के बारे में कुछ पता नहीं था और मैं नहीं चाहती थी कि मैं आपकी जान रिस्क में डालकर किसी यंग डॉक्टर को आपका ट्रीटमेंट करने दूं। आप तो जानते हैं ना कि मैं आपको खोने से कितना ज्यादा डरती हूँ। उसने खुद की सफाई पेश करने के लिए एक वैलिड रीजन ढूंढ लिया था। उसे तो खुद पे काफी ज्यादा प्राउड फील होने लगता है। वहीं दूसरी तरफ मिस्टर चाओ, जो कि बू फेंग को अपना टीचर बनाने वाले थे, वो उसके आगे झुक जाते हैं। ये देखकर बू फेंग उन्हें उठाते हुए कह रहा था कि आप कैसी बात कर रहे हैं मिस्टर चाओ, मैं आपका टीचर कैसे बन सकता हूँ? ना तो आपको मेरा स्टूडेंट बनना शोभा देता है और ना ही मैं आपके टीचर बनने के लायक हूँ। मिस्टर चाओ को तो कुछ नहीं पता था। वो बू फेंग से कहते हैं कि मुझे कुछ नहीं पता टीचर, अब आपको मुझे 9 सोल रिस्टोरेशन मेथड सिखाना ही होगा। जब तक आप मुझे वो मेथड नहीं सिखा देते तब तक आप मेरे टीचर ही रहेंगे। बू फेंग मिस्टर चाओ से कहता है कि आप मेरे डिसाइपल बनने की बजाय क्यों ना मेरे टीचर के डिसाइपल बन जाओ। मेरे टीचर ने आज तक मुझे जो भी सिखाया है मैं वो आपको सिखा दूंगा। ये सुनकर मिस्टर चाओ खुश हो जाते हैं कि चलो ये तो बहुत अच्छा हो गया। उन्हें बू फेंग की बात बिल्कुल ठीक लग रही थी। उन्हें जब तक सीखने को मिल रहा था तब तक उनके लिए सारी चीजें ओके थी। वो हमारे मिस्टर ही से कहते हैं, मिस्टर ही क्या आप मेरे लिए एक फेवर कर सकते हैं? मुझे काफी सारे सामान की और मेमोरियल ऑर्गेनाइज करने की जरूरत है, क्योंकि बू फेंग के टीचर सालों पहले मर गए हैं, इसलिए मुझे उनकी फोटो के आगे उनका स्टूडेंट बनना होगा। तो मैं चाहता हूँ कि उसके लिए जो भी सामान लगे वो आप जल्दी से प्रिपेयर कर लो। मैं इसे आज ही खत्म करना चाहता हूँ। ये सुनकर मिस्टर ही शुआंग शुआंग की तरफ देखते हुए कह रहे थे कि शुआंग शुआंग जल्दी से वो चीजें प्रिपेयर करो जो तुम्हारे दोनों अंकल चाहते हैं। अपने दादाजी की बात सुनने के बाद शुआंग शुआंग जाने के लिए रेडी हो जाती है और फिर खुद सोच के रुकते हुए कह रही थी कि दादाजी आपने 2 अंकल्स कहा, पर यहाँ पर तो सिर्फ मिस्टर चाओ मौजूद है जो कि ओल्ड है, फिर यहाँ पर 2 अंकल कहाँ से आ गए? मिस्टर ही शुआंग शुआंग को समझाते हुए कहते हैं कि हमारा बू फेंग मिस्टर चाओ का भाई बन गया, वो भी सीनियर ब्रदर, तो अब वो दोनों तुम्हारे अंकल हुए ना, इसलिए आज से तुम जब भी डॉक्टर ये बू फेंग को देखो उन्हें अंकल कहकर ग्रीट करना। अब अंकल वर्ड सुनने के बाद तो बू फेंग को बड़ा मजा आ रहा था, क्योंकि अब उसे रिस्पेक्ट जो मिल रही है वो भी मैडम नखरीली से, और मैडम नखरीली जोर जोर से अपना पाँव पटकने लगती है, क्योंकि अगर उसका बस चलता तो बू फेंग को अंकल तो कहना दूर की बात है, वो तो उसे घर में एंटर नहीं होने देती। शुआंग शुआंग तो चीजें इकट्ठा करने चली गई थी। वहीं दूसरी तरफ हमें एक एंटीक शॉप का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर काफी सारे एंशिएंट टाइम के बर्नर्स रखे हुए थे। वहाँ पर 2 लोग आपस में डील कर रहे थे, जिसमें से ओल्ड मैन को ये यंग मैन कह रहा था कि हाई प्रीस्ट, आपके कहने के मुताबिक मैंने चैंग किंग्स का वो मैटर संभाल लिया है। अब मैं चाहता हूँ कि जैसा कि आपने कहा था कि आप दवाइयों का मैटर संभाल लेंगे, तो आप उसकी क्वांटिटी को जरा सा इंक्रीज कर दीजिए। इस बार हमें ज्यादा क्वांटिटी में चाहिए। ये कहने के बाद वो उस ओल्ड प्रीस्ट को चाय सर्व करता है। वो ओल्ड प्रीस्ट चाय की चुस्कियां लेते हुए कह रहे थे कि लगता है तुमने इस महीने कुछ ज्यादा ही पैसे बना लिए। इन दोनों की ही बातों से ऐसा लगता है जैसे कि ये हाई प्रीस्ट एक तरीके के एल्केमिस्ट है और वहीं ये यंग मैन उनका सेलर है। ये हाई प्रीस्ट कहते हैं कि मैं तुम्हें दवाइयाँ तो दे दूं, लेकिन ये ही फैमिली मेरे फाइनेंशियल पाथ को ब्लॉक करने की कोशिश कर रहे थे, पर देखो ना मैंने उन्हीं का कितना बड़ा नुकसान कर दिया। इसलिए तुम भी ध्यान रखना कि कहीं अपना फायदा कराते हुए मेरा नुकसान मत कराने लग जाना। वो इनडायरेक्टली इस यंग मैन को धमकी दे रहा था कि उन्हें चूना मत लगाना, ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट देना। ये मोटो मैन भी उस ओल्ड प्रीस्ट की बातें सुनने के बाद कह रहा था कि मास्टर ध्यान रखूंगा इस बात का, आप बेफिक्र रहिए, आप तो बस मेडिसिन प्रिपेयर करते रहिए, क्योंकि पेशेंट कितना भी अमाउंट देने को तैयार होते हैं। उन्हें मरने से इतना ज्यादा डर लगता है कि वो पैसों की चिंता नहीं करते, पैसों को पानी की तरह बहा देते हैं। इस बार हमारा काफी ज्यादा फायदा होने वाला है। ये ओल्ड मैन भी इस मोटू पर्सन की बात सुनने के बाद खुश होते हुए कह रहा था कि चलो सही है,
अगर मैं इतना ज्यादा केपेबल नहीं होता तुम लोगों को ये मौका कभी मिलता ही नहीं। तुम लोगों को मेरा शुक्र अदा करना चाहिए जो मैंने इस फील्ड में कदम रखा और तुम लोगों को पैसा कमाने का मौका दिया। पर तुम्हें ये बात याद रखनी होगी कि इस फील्ड में पैसा कमाने के साथ साथ अपनी रेपुटेशन को बचाना भी उतना ही जरूरी है। इसलिए भूल कर भी किसी के सामने एक्सपोज होने की कोशिश मत करना, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि कोई मेरे अच्छे कर्मों को मेरे बुरे कर्मों से रिप्लेस कर दे। मेरे भाई और बहन के वापस आने से पहले मैं किंग सिटी का सारा मसला जल्दी से निपटा देना। मैंने सुना है कि कुछ लोग वहाँ पर भी शोर मचाने लगे हैं। जो भी हमारे रास्ते में आने की कोशिश कर रहा है उसे ढूंढो और रास्ते से साफ कर दो। मैं नहीं चाहता कि आज के रास्ते का पत्थर आगे चल के हमारे रास्ते का पहाड़ बन जाए। इसके बाद हमें दूसरी तरफ ही मेंशन का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर सभी सामग्री इकट्ठी करने के बाद मिस्टर चाओ मेमोरियल ऑर्गेनाइज कर चुके थे। वहाँ वो अपने मरे हुए मास्टर को ग्रीट करते हुए उन्हें अपना मास्टर बना लेते हैं। वो उनसे कह रहे थे कि मैं आपके किसी भी रूल को ब्रेक नहीं करूंगा और जो भी आपने सिखाया है मैं बूफेंग से उसे अच्छे से सीख कर अप्लाई करता रहूंगा। मेमोरियल और टीचर स्टूडेंट बनने की प्रक्रिया को कंप्लीट करने के बाद मिस्टर चाओ बूफेंग के आगे झुकते हुए कह रहे थे कि आज से आप मेरे सीनियर ब्रदर हैं, तो आप हमेशा मेरी टॉप प्रायोरिटी पे रहेंगे। सभी लोग इस प्रोसेस को कंप्लीट होता देखकर खुश हो रहे थे। वहीं बूफेंग कहता है, मिस्टर शाओ आपको मेरे साथ इतना ज्यादा फॉर्मल और पोलाइट होने की जरूरत नहीं है। मिस्टर ही तो उन दोनों के पास आते हुए कह रहे थे कि अब जब तुम दोनों आपस में भाई बन गए हो तो फिर मैं पीछे क्यों रहूं? मैं भी तुम्हारे इस ग्रुप को ज्वाइन करते हुए आज से हम तीनों भाई हुए। वो बूफेंग से कहते हैं कि सीनियर ब्रदर अब जल्दी से सीरियसली इल पीपल के पास चलते हैं और तुम उस 9 नीडल मेथड को प्रैक्टिस करना ताकि मुझे भी उसे देखने का और सीखने का मौका मिले। मिस्टर ही की इतनी ज्यादा एक्साइटमेंट देखने के बाद बूफेंग कह रहा था कि जब मैंने अपने टीचर के पास ज्वाइन किया था तो पहले दिन उन्होंने मुझे शेल्फ पर बुक सजाने का काम दिया था, और वैसे ही आज तो मिस्टर चाओ का पहला दिन है। मैं ऐसे कैसे उन्हें अल्केमी सिखा सकता हूँ? उन्हें भी छोटे मोटे कामों से शुरू करना होगा। वो ऐसे ही मेडिसिन प्रैक्टिस करने के लिए किसी के सीरियसली इल होने का इंतजार नहीं कर सकते। हमारा काम लोगों को ठीक करना है, ना कि उनके बीमार होने की दुआ करना। ये सुनकर तो मिस्टर ही बूफेंग से और भी ज्यादा इम्प्रेस हो जाते हैं। वो तो वहाँ मौजूद उन दोनों से कह रहे थे कि सुना तुमने, मिस्टर बूफेंग की सोच कितनी ज्यादा ऊपर है। वो शुआंग शुआंग से कहते हैं कि देखो इतनी सी उम्र में तुम्हारे अंकल कितने ज्यादा नॉलेजेबल पर्सन है, तुम्हें इनसे कुछ सीखना चाहिए। शुआंग शुआंग तो चिढ़ते हुए कहती है कि दादाजी आपने ये क्या लगा रखा है? अंकल अंकल ये मेरी उम्र का लड़का है, मैं इसे अंकल कैसे बोल सकती हूँ? शुआंग शुआंग को चिढ़ता देखकर ग्रैंडपा कहते हैं कि शुआंग शुआंग क्या तुमने नहीं देखा कि मिस्टर चाओ ने कैसे बूफेंग को ग्रीट किया? क्या तुम अपने दादाजी की बात की इतनी भी रिस्पेक्ट नहीं रख सकती? ना चाहते हुए भी शुआंग शुआंग को बूफेंग को अंकल कहना पड़ता है। वहीं दूसरी तरफ बूफेंग अपने पास से पेन और पेपर निकालकर कुछ दवाई हमारे शुआंग शुआंग को प्रिस्क्राइब कर देता है, ये कहते हुए कि मैंने जो तुम्हारी बॉडी में सिम्टम्स बताए थे ये मेडिसिन मैं तुम्हें उस चीज के लिए प्रिस्क्राइब करके दे रहा हूँ, इसलिए इन्हें ले लेना, तुम्हारी बॉडी जल्दी रिकवर हो जाएगी। ये देखकर तो शुआंग शुआंग के फादर खुश होते हुए कहते हैं कि जल्दी से अब अंकल ये बूफेंग को थैंक यू बोलो, उन्हें तुम्हारी कितनी फिक्र है। वो मुंह चढ़ाते हुए कहने लगती है कि अंकल बूफेंग आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इन्हीं सारी बातों के दौरान बूफेंग को एक नंबर से कॉल आता है। पिक करने के बाद वहाँ से एक लड़की की आवाज आती है जो बूफेंग से कह रही थी कि बूफेंग क्या तुम मुझे भूल गए हो? मुझे तुमसे मिलना है, इसलिए मैंने हम दोनों के लिए डिनर प्रिपेयर किया, इसलिए रेस्टोरेंट का एड्रेस मैं तुम्हें सेंड कर दूंगी, तुम जल्दी से वहाँ पर आ जाओ, मैंने हम दोनों के लिए प्राइवेट रूम बुक किया है। बूफेंग वो कॉल सुनने के बाद वहाँ पर मौजूद सभी लोगों से कहता है कि मुझे अब यहाँ से चलना चाहिए, मुझे एक अर्जेंट काम याद आ गया है और अगर मैं अभी नहीं निकला तो मैं लेट हो जाऊंगा। मिस्टर ही तो हंसते हुए कहते हैं कि बूफेंग ब्रदर फिर किसी दिन मुझसे मिलने जरूर आना, हम साथ में बैठकर ड्रिंक करेंगे, आज तो हम लोगों को बैठकर बातें करने का मौका ही नहीं मिला। इसके बाद वो शुआंग शुआंग की तरफ देखते हुए कह रहे थे कि जाओ अब जल्दी से अपने अंकल को वापस छोड़ दो। वो तो गुस्सा करते हुए जाते हुए कह रही थी कि हाँ पता है। रूम से बाहर निकलते ही शुआंग शुआंग बूफेंग का दिया हुआ वो प्रिस्क्रिप्शन मोड़कर फेंक देती है। उसे ऐसा करता देखकर बूफेंग कह रहा था कि ठीक है, अगर तुम्हें मेरी लिखी हुई मेडिसिन नहीं खानी है तो मत खाओ, वैसे भी तुम्हें तो ना तो मेरी दवाइयों पे भरोसा है और ना ही मुझ पर। मुझे तो तुम्हारे दादाजी का सोचकर हंसी आ रही है, बेचारे अगर तुम्हारे भरोसे बैठे रहे होते तो आज पता नहीं उनका क्या हाल होता। इसीलिए किसी पर भी इतनी जल्दी भरोसा मत किया करो, आगे से उनका ध्यान रखना। अगर तुम उन्हें सेहतमंद देखते रहना चाहती हो तो तुम्हें और भी ज्यादा केयरफुल होना होगा। तुम्हें पता है हाल ही में सिटी पर काफी अजीबोगरीब चीजें हुई हैं,
तुमने उस फूड पॉइजनिंग केस के बारे में तो सुना ही होगा जो भी कुछ दिनों पहले घटा था। उस केस को भी मैंने ही हैंडल किया था और उन बच्चों के ठीक होते ही मुझे वहाँ पर भी गड़बड़ दिखी थी, इसलिए कोशिश करना कि आगे से थोड़ा सा सावधान रहना। शुआंग चांग उसकी बातें सुन तो रही थी पर ऐसे इग्नोर करती है जैसे कि उसे फर्क नहीं पड़ा। वो कहती है कि ठीक है, आगे से मैं अपने दादाजी का ध्यान खुद रख लूंगी। इसके बाद विला से बाहर निकलकर गाड़ियों को देखकर शुआंग चांग काफी ज्यादा एक्साइटेड होते हुए कह रही थी कि अंकल बू फेंग, मैं तो भूल गई थी कि मेरी गाड़ी तो सर्विसिंग के लिए गई हुई है। यहाँ पर काफी सारी गाड़ियाँ मौजूद है, तो क्यों ना मैं आपको अपने दादाजी की कार में लेकर जाऊँ। बू फेंग का कहना था कि गाड़ी कोई भी यूज करो, बस मुझे मार्केट में छोड़ देना, मुझे वहाँ से कुछ जरूरी सामान खरीदने हैं। ये बोलते हुए बू फेंग पैसेंजर सीट पे बैठ जाता है, जिसे देखकर शुआंग चांग कह रही थी कि क्या ये मुझे अपना ड्राइवर समझ रहा है। कोई बात नहीं बच्चू, आज की राइड तेरी आखिरी राइड होगी। इसके बाद तो वो ऐसी ड्राइविंग करती है। बेचारा बू फेंग काफी बुरी तरीके से डर गया था और गाड़ी रुकने के बाद वो कहता है कि मुझे लगता है कि तुम्हें अपनी ड्राइविंग स्किल्स को थोड़ा सा अच्छे से इम्प्रूव करना चाहिए। अगर ऐसे ही ड्राइविंग करती रहोगी तो किसी दिन किसी की जान ले लोगी। अगर आज मुझे कुछ हो गया होता तो तुम अपने दादाजी को क्या जवाब देती। हाँ, शुआंग चांग चिढ़ते हुए कहती है कि क्या तुम चिल्लाना बंद कर सकते हो, बहुत ज्यादा शोर कर रहे हो। अगर तुम्हें गाड़ी में नहीं बैठना है तो फिर यहाँ से उतर जाओ। मुझे भी कोई शौक नहीं है तो मैं अपनी गाड़ी में बिठाकर तुम्हारी ड्राइवर बनी फिरती रहूं। इसलिए अगर इतनी ही बुरी लग रही है तो उतरो गाड़ी से, मुझे भी लेट हो रहा है, मुझे कहीं जाना है। बू फेंग भी चिढ़ते हुए गाड़ी से उतर जाता है और बू फेंग को गाड़ी से उतरता देखकर यहाँ पर एक बंदा अपने बॉस मिस्टर सिंह को कॉल करके बता रहा था कि बॉस, आपने जिस लड़के के बारे में बताया वो मुझे अभी अभी मार्केट में दिखा, पर उसके साथ एक लड़की मौजूद है। वो बॉस तो कह रहा था कि कौन है वो औरत, क्या वो किन फैमिली की एल्डेस्ट लेडी है। ये बंदा बताता है कि नहीं, वो तो मुझे कोई यंग लड़की लग रही है, वो तो कोई टूटी फूटी गाड़ी चला रही है जैसे कि कोई सेकंड हैंड माल हो। मुझे तो नहीं लगता कि वो कहीं से भी रिच है। वहीं हमें उस बॉस को भी दिखाया जाता है जो कह रहा था कि ठीक है, फिर इतना ज्यादा एक्साइट होने की जरूरत नहीं है, शांति से देखो कि वहाँ पर चल क्या रहा है। मैं जल्दी से वहाँ पर टाइक को भेजता हूँ ताकि वो तुम्हारी टीम को लीड करे। इसके बाद वो बंदा फोन कट करते हुए मुस्कुरा कर कहता है कि आखिर तेरी हिम्मत कैसी हुई लड़के मिस्टर श्यांग को फाइंड करने की, तुझे क्या लगा तू ये करके यहाँ से बच के भाग सकता है। दूसरी तरफ हमें बू फेंग को दिखाते हैं जो कि एक स्टोर में जाकर कुछ सामान खरीद के ला रहा था और वहीं शुआंग चांग उसके शॉप से आने का वेट कर रही थी क्योंकि अब वो अपने दादाजी को थोड़ी ना नाराज कर सकती है। तभी अचानक से किसी के तेज गाड़ी चलाने की आवाज आ रही थी। शुआंग चांग को ये अजीब तो लगता है पर वो अवॉइड करती है, पर फिर अचानक से दो जीप उसके सामने आकर उसकी गाड़ी को रोक चुके थे। उन गुंडों को अपने जीप से बाहर आता देख कर शुआंग चांग कह रही थी कि आखिर इन्हें मुझसे क्या प्रॉब्लम है। उनमें से एक बंदा तो सीधा अपनी रॉड को पकड़ कर शुआंग चांग की गाड़ी की तरफ थ्रो कर देता है, जिससे उसकी कार का विंडो ब्रेक हो गया था। फॉर्चुनेटली शुआंग चांग को इस अटैक से कुछ नहीं होता, पर वो गुंडे ऐसा करने के बाद काफी खुश हो रहे थे। उनमें से ये टकला जिसका नाम तिये है वो तो लड़कियां भी छेड़ रहा था। इस टकलू मेंबर के ऑर्डर पर सभी लड़के एक एक करके उस गाड़ी को तोड़ना शुरू कर देते हैं। उन लड़कों को इस तरीके से गाड़ी में तोड़फोड़ मचाता देखकर एक छोटा बच्चा कहता है कि क्या आप लोग किसी मूवी की शूटिंग कर रहे हैं, मैं भी आ सकता हूँ क्या, मैं भी बहुत अच्छा एक्टर हूँ। वहीं उसका साथ वाला बंदा कहता है कि क्या तू अंधा है, तुझे दिख नहीं रहा कि ये सारे गुंडे हैं, अगर तूने कुछ भी बोला तो ये सभी तुझे पीट देंगे, इसलिए अगर अपनी जान प्यारी है तो चुपचाप यहाँ से बच के निकल जा। अब गुंडों का पता लगते ही वो दोनों तो वहाँ से अपनी जान बचाकर भाग जाते हैं। अब तक उन गुंडों ने मिलकर गाड़ी के सारे शीशे तोड़ दिए थे। अगर इस सिचुएशन में कोई भी और लड़की होती तो वो तो जोर जोर से चिल्लाने लगती, पर हमारी झांसी की रानी तो काफी ज्यादा गुस्से में गाड़ी से बाहर निकलती है। बू फेंग भी यही कह रहा था कि कोई जरूरत नहीं है ये दिखाने की कि तुम्हें डर नहीं लग रहा, तुम चाहो तो मेरे पीछे आकर छुप सकती हो, और अगर तुम्हें हेल्प चाहिए तो जरा जोर से बोलना कि अंकल प्लीज मेरी हेल्प करो। शुआंग चांग तो गुस्से में कहती है कि अपनी बकवास बंद करो और जरा सा पीछे हट जाओ, चोट लग जाएगी तो बाद में बोलना मत। वो उन गुंडों की तरफ पॉइंट आउट करते हुए कह रही थी कि अगर दोबारा मेरी गाड़ी को हाथ लगाया ना तो हाथ बॉडी से अलग कर दूंगी, और जिसने अभी अभी मेरी गाड़ी का ये हाल किया है वो सामने आ जाए, बाद में बोलना मत कि मैंने वार्निंग नहीं दी थी। अब एक लड़की के मुंह से ऐसी बातें सुनने के बाद तो इस टकलू गुंडा भाई साहब को हंसी आने लगती है। वो अपने टकले पे हाथ फेरते हुए जोर जोर से हंसने लगता है जैसे कि उसने कोई जोक सुन लिया। वो शुआंग चांग से कहता है कि छोटी लड़की जरा हमें भी तो दिखाओ कि आखिर तुम हमारा बिगाड़ोगी क्या, मैं भी देखना चाहता हूँ कि तुम्हारे नाजुक से हाथों में आखिर कितना दम है। वहीं उन लोगों को आपस में बात करता देखकर बू फेंग कहता है कि लगता है यहाँ मेरी जरूरत नहीं है, इसलिए मैं थोड़ा सा साइड हो जाऊँ। पर वो शुआंग चांग से कह रहा था कि देखो मुझे लेट हो रहा है तो जो भी करना है ना जल्दी जल्दी कर लेना। शुआंग चांग का तो दिल कर रहा था कि सबसे पहले इसको तोड़ना चाहिए। वो कहती है कि बकवास बंद करो। वो टकलू भाई साहब अपने गुंडों से कहता है कि जाओ और जाकर उस लड़के की टांगे तोड़ दो, उसे इतना पीटना कि वो अपना सबक
लगभग जिंदगी भर याद रखे। और रहा सवाल इस छोटी लड़की का, तो इसे बड़े आराम और जेंटल तरीके से हैंडल करना। ये बोलने के बाद वो फिर से हंसने लगता है और उनमें से एक बंदा तेजी से एक लाठी लेकर शुआंग शुआंग की तरफ बढ़ रहा था अटैक करने के लिए। पर उसके अटैक करने से पहले ही शुआंग शुआंग अपने पास एक सेल्फ डिफेंस स्टिक बाहर निकालकर उससे उस बंदे पर अटैक करती है। उस स्टिक से हिट होने के बाद वो बंदा काफी दूर जाकर गिरता है और जोर जोर से चिल्लाते हुए कह रहा था कि लगता है मेरे ऑर्गन्स टूट गए हैं, इस लड़की ने मुझे बहुत जोर से पीटा। वहीं बू फेंग उस लड़के का रिएक्शन देखने के बाद और उसके इंटेस्टाइन टूटने वाली बात पर कह रहा था कि कमाल की बात है, बड़े रेयर केस के बारे में सुनने को मिल रहा है। वहीं ये टकलू भाई साहब कह रहा था कि मैं अपनी बात को वापस लेता हूँ, अब इस लड़की को सबसे पहले पकड़ो, देखता हूँ कि आखिर ये खुद को समझती क्या है। वहीं उनको एक एक करके आगे बढ़ता हुआ देखकर शुआंग शुआंग कह रही थी कि अगर मरने की जल्दी है तो जल्दी आओ, और फिर वो अपने स्टिक के साथ फाइट के लिए रेडी हो जाती है। वहीं बू फेंग अपने गिफ्ट्स को साइड में रखकर आराम से फाइट का एंजॉय कर रहा था। वहीं ये हट्टे कट्टे मुस्टंडे अपने साथ डंडा लेकर अटैक करने आते हैं, पर उनमें से एक बंदे को तो शुआंग शुआंग किक करके और दूसरे बंदे को अपने स्टिक से हिट करके दूर कर देती है। अब पता लगा कि इस छोटी सी लड़की के अंदर इतना तेवर कहां से आया। वो गुंडे अपने बाकी साथियों की हालत देखने के बाद और ज्यादा गुस्से में अटैक करने आ रहे थे, पर मैडम शुआंग शुआंग को इससे जरा भी फर्क नहीं पड़ता, बल्कि वो तो उन सभी को किक और घूसा मार के खुद से दूर कर दे रही थी। उसकी फाइटिंग स्किल्स सच में काफी ज्यादा लाजवाब थी। वो अकेले ही उन सभी गुंडों पर भारी पड़ती है। अपने फाइटिंग मूव से उसने सभी को ढेर कर दिया था। आगे वाले गुंडों के साथ फाइट करते हुए शुआंग शुआंग का पीछे से ध्यान हट जाता है और इसी बात के मौके का फायदा उठाते हुए एक और गुंडा पीछे से शुआंग शुआंग पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ रहा था, पर वो तो आगे वाले गुंडों को निपटाने के बाद पीछे की तरफ नोटिस करती है और जैसे ही वो बंदा धीरे धीरे उसके पास आता है, वो एक जोरदार किक मारकर उसे खुद से दूर कर देती है। उसकी ये फाइटिंग स्किल्स देखने के बाद तो बू फेंग भी हैरान था कि ये लड़की तो सच में छोटा पैकेट और बड़ा धमाका है। उसे इस तरीके से फाइट करता हुआ वो टकलू गुंडा कमर पे हाथ रख के बड़े आराम से देख रहा था। वहीं शुआंग शुआंग तो इन सभी को अच्छे से धूल चटा रही थी। अब आगे वो इन टकलू भाई साहब का क्या करने वाली है, ये तो हमें नेक्स्ट एपिसोड में पता लगेगा, क्योंकि ये एपिसोड हो जाता है खत्म।